बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। मेरी बीवी रोज़ रात को मुझसे गोश्त मंगवाती, लेकिन सुबह तक न जाने वो सारा गोश्त किधर चला जाता। जब मैं इससे पूछता वो कहती वो तो बिल्ली खा गई है। वो जब सुबह उठती तो यूँ लगता जैसे कोई 18 साल की लड़की हो। एक दिन मैं लेटा हुआ था, मेरी बीवी को लगा सो गया, वो उठकर बाहर गई। मैं भी इसके पीछे गया। किचन का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरा नाम शम्स है। मेरे अब्बू का बचपन में इंतकाल हो गया था। जब मेरी उम्र 25 साल की थी तो मेरी अम्मी ने एक दिन मुझसे बहुत ही अजीब बात की, जिसे सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था। मेरी अम्मी ने मुझे कहा वो मेरी शादी करना चाहती है और मेरे लिए इन्होंने लड़की भी तलाश कर ली है। एकदम से ये सब बात सुनकर काफ़ी उलझ सा गया था, क्योंकि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपनी अम्मी को हिचकाते हुए मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। अम्मी पहले तो अफसरदा हो गई, मगर फिर अम्मी ने मेरी बात मान ली। मैं बहुत हैरान था कि अम्मी ने मुझे लड़की के बारे में बताया भी नहीं था और सिर्फ यही कहा था कि जो भी लड़की है वह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मैं सारा दिन इस बारे में सोचता रहा कि रात हो गई। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि मेरी छोटी बहन अंदर आई। इसका सांस फूला हुआ था। इसकी ये हालत देखकर मैं घबरा गया। पूछा कि गुड़िया क्या हुआ है। इसने जो खबर मुझे सुनाई वो सुनकर मेरी रूह लरस गई। छोटी बहन ने बताया कि अम्मी की तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हो गई है। मैं डर गया और भागकर इसके साथ अम्मी के कमरे में गया। वहाँ अम्मी ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अम्मी अम्मी पुकारते हुए अम्मी को झंझोड़ता रहा। अम्मी खामोश रही। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल मिलाई और थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई। मैं और बड़ी बहन अम्मी को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने मेरी अम्मी का मुआयना किया और बताया कि अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है। सो मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी। डॉक्टर ने हमें कहा था कि अम्मी को परेशानी या टेंशन नहीं देनी, क्योंकि इनको फिर से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। हम सब अम्मी की खिदमत करने लगे। फिर एकदम अम्मी ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहने लगी कि बेटा, मेरी ज़िंदगी न जाने कितनी बाकी है। मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे मरने से पहले ही शादी कर लो। मैं तुम्हें शादीशुदा देखकर चैन से मरना चाहती हूँ। अब इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने अब बात हाँ में सर हिला दिया। फिर अम्मी बोली, बेटा तुम इस लड़की से शादी करोगे जिसका मैंने तुमसे कहा था। मैंने हाँ कर दी और फिर इस रात अस्पताल में हमसे मिलने एक लड़की आई थी जिसने नकाब कर रखा था। फिर अम्मी ने एक मौलवी साहब को भी बुलवाया और यूँ अस्पताल में मेरा इससे नकाब वाली लड़की से निकाह हो गया। निकाह के बाद अम्मी ने मुझे कहा कि अपनी बीवी को लेकर घर चले जाओ और तुम्हारी बहनें मेरे पास अस्पताल रुक जाएंगी। मैं शादी से खुश तो नहीं था, लेकिन अपनी बीवी का चेहरा देखने के लिए बहुत बेताब था। मेरी बहनें अम्मी के पास रुक गईं और हम घर आ गए। मेरी बीवी घूंघट ओढ़े बैठी थी। जब मैं कमरे में पहुंचा और मुस्कुराते हुए यूं ही इसका घूंघट उठाया, इसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सामने जो मेरी बीवी बैठी थी वो उम्र में मुझसे तकरीबन 5 साल बड़ी थी। मैं 25 साल का नौजवान लड़का और वो 30 साल की थी। ना तो वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं देखता रह जाता और ना ही वो इतनी बदशक्ल थी कि मैं कबूल ना करता। सांवले रंग की थी। ये सब देखकर घबरा गया और फौरन कमरे से बाहर चला गया। सारी रात मैं घर से बाहर रहा और यही सोचता रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतनी आम सी लड़की
से मेरी शादी क्यों की। 2 दिन बाद मेरी माँ अस्पताल से घर आ गई थी। अम्मी की तबीयत ख़राब थी और इसलिए मैंने अम्मी से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया। वो घर आ गया, अपनी बीवी के साथ ऐसे ही रहने लगा जैसे आम मियाँ बीवी रहते हैं। मेरी बीवी मुझे पसंद तो नहीं थी, मगर वो बहुत ही अच्छी थी। कुछ ही दिन में इसने अपना सलीका और आजिज़ी से मेरा दिल जीतना शुरू कर दिया था। वो मेरे लिए वक्त पर खाना लाती, मैं घर आता तो पानी पिलाती, मेरे कपड़े वक्त पर धोती और इस्त्री करती, सारे घर के काम बाकायदगी से करती। मेरी माँ और मेरी बहनों का भी ख्याल रखती थी। मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीवी थोड़ी अच्छी लगने लगी। मुझे इस बात का गुस्सा था कि वो मुझसे 5 साल बड़ी है। मैंने कभी इसे बीवी की निगाह से नहीं देखा था, मगर वो जिस तरह मेरा ख्याल रखती थी मुझे अच्छी लगती थी। मैं शुरू में तो इससे गुस्से में बातचीत करता था और वक्त डांटता रहता था, मगर फिर मेरे लिए भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी और यूँ हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। अब वक्त गुजरने लगा था। एक दिन मैं सोया हुआ था, जब मुझे रोने की आवाज़ आई तो मैं हैरान रह गया। ये आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। मैं परेशान था कि रात के वक्त इस बाथरूम में कौन रो रहा है। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद मेरी बीवी बाथरूम से बाहर आ गई। मैंने इससे पूछा, क्या अंदर तुम रो रही थी? तो कहने लगी, नहीं मैं तो नहीं रो रही थी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन मुझे यकीन था वो आज रो रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। मैं आता तो पानी पिलाती, मेरे कपड़े वक्त पर इस्त्री करती और सारे घर का काम बाकायदगी से करती। मेरी माँ और मेरी बहनों का भी ख्याल रखती थी। मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीवी थोड़ी अच्छी लगने लगी। मुझे इस बात को गुस्सा था कि वो मुझसे 5 साल बड़ी है। मैंने कभी इसको बीवी की निगाह से नहीं देखा था, मगर वो जिस तरह मेरा ख्याल रखती थी मुझे अच्छी लगती थी। मैं शुरू में तो उससे मैं बातचीत करता था और हर वक्त डांटता रहता था, मगर फिर मेरे लिए भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी और यूँ हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। अब वक्त गुजरने लगा था। एक दिन मैं सोया हुआ था, जब मुझे रोने की आवाज़ आई तो मैं हैरान रह गया। ये आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। मैं परेशान था कि रात के वक्त बाथरूम में कौन रो रहा है। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी बाथरूम से बाहर आ गई। मैंने इससे पूछा कि अंदर तुम रो रही थी? कहने लगी, नहीं मैं तो नहीं रो रही थी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन मुझे यकीन था वो ही रो रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। मैं अपनी बीवी को अक्सर रोता हुआ देखा करता था और जब भी इससे रोने की वजह पूछता तो वो मुझे कुछ ना बताती और झूठ बोलती कि मैं नहीं रो रही थी। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरी बीवी क्यों रोती है। मैं इसकी वजह जानना चाहता था। एक दिन मैं काम से घर वापस आया, मैंने देखा कि मेरी बीवी को बहुत डांट रही है और सिर्फ डांट ही नहीं रही बल्कि थप्पड़ भी मारा है। ये सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। आपा मेरी बीवी को कह रही थी, तुम मनहूस हो, तुम जैसी बदसूरत औरत की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया है। हमारे भाई को और भी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मैं फ़ौरन आपस से पड़ा कि आप ये सब क्या कर रही हैं और इस शादी में इसकी क्या गलती है। फिर मैं हाथ पकड़कर अपनी बीवी के कमरे में ले गया था। अब ऐसा अक्सर होने लगा था। मेरी बहनें मेरी बीवी को अक्सर डांटती थी और फिर मुझे इल्म हुआ कि मेरी बीवी क्यों रोती है। मुझे अपनी बीवी से अब रोने लगी थी। अक्सर अपनी बहनों से अपनी बीवी के लिए डरता पड़ता। वक्त ऐसे ही गुजरता चला जा रहा था। मैं अपनी बहनों से बीवी के लिए निकलता, वो मेरी बीवी के खिलाफ बातें करके मेरा होश कर देती। मेरी बहनें मेरी बीवी को की ऐसी बुराइयां करती, मुझे अपनी बीवी पे गुस्सा आने लगता। मुझे नहीं पता था मेरी बहनें सच कहती हैं या झूठ।
لیکن مجھے ان پہ یقین تھا۔ اب میری ماں نے بھی میری بیوی کے خلاف مجھے اکسانا شروع کر دیا۔ جب ماں نے میری بیوی کی برائی کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ کھوٹ ہے میری بیوی کے اندر ہی۔ اس رات میں نے اپنی بیوی کو بہت ڈانٹا تھا۔ مجھے دکھ تو ہوا تھا مگر کیا کرتا، ماں کی شکایت تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی میری ڈانٹ سہتی رہی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میری بیوی کے خلاف میری بہنوں کی شکایتیں بڑھنے لگی۔ میں بھی اب اپنی بیوی سے تنگ آ گیا تھا۔ میں اب اس سے کم ہی بات چیت کرتا تھا۔ وہ میرے لیے کھانا لاتی تو میں جان بوجھ کر کھانے میں سے کمی نکال کر اسے ڈانٹتا۔ کوئی بھی کام کرتی تو وہ میں فضول میں غصے میں آ جاتا۔ اس پر مختصر میں اپنی بیوی سے سب تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن میری آپی میرے پاس آئی اور انہوں نے آ کر کہا مجھ سے، بہت عجیب بات ہے، جسے سن کر مجھے سخت طاری ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر میرا ذہن معیوب ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی آپی سے کہا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپی نے مجھے کہا کہ دوائی کو منا لیں گے اور میرے شادی اپنی سہیلی سے کر دیں گے۔ میں پہلے تو نہیں مانا مگر 3 دن بعد آپی نے مجھے کہا انہوں نے امی کو بھی منا لیا ہے۔ اب میں راضی تو ہو گیا تھا مگر یوں ہی طلاق کیسے دے سکتا تھا۔ پھر ایک دن میری بیوی میرے لیے کھانا پکا کر لائی۔ کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا آج نمک زیادہ ہونے کا بہانہ کر کے اپنی بیوی کو ڈانٹوں گا اور طلاق دے دوں گا۔ میں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا لیکن یوں ہی اسے طلاق دینے لگا۔ ہمارے ہمسائے میری بیوی کے رونے اور چیخنے کی آواز میں سن کر وہاں آ گئے اور انہوں نے پولیس کو بھی بلا لیا تھا۔ یوں میں اپنی بیوی کو طلاق دینے سے رک گیا۔ مجھے تھانے لے جایا گیا تھا۔ پھر معاملے کو پولیس سلجھایا اور میری بیوی نے بھی مجھ سے معافی مانگی، حالانکہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد میری بیوی مکمل بدل سی گئی تھی۔ اب وہ کچھ نہ بولتی تھی، ہر وقت چپ رہتی تھی۔ بس رات ہوتی تو مجھ سے گوشت منگواتی تھی، اس کے علاوہ کھانے میں کچھ نہ منگواتی۔ میں حیرت میں اسے گوشت لا کر بھی دیتا تھا۔ میں نے قصاب سے صاف بوٹیاں چن چن کر رکھنے کو کہا اور پھر شاپر میں پیک کروا کر گھر چلا گیا۔ میری بیوی دہلیز پر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتی اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے مجھ سے گوشت کا شاپر وصول کر لیا۔ میں حیران تھا میری بیوی اس گوشت کو رات کو کیا کرتی ہے۔ میں نے صبح اس سے جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز ناشتہ کرتے ہوئے میری بیوی نے مجھے کہا رات کو میرے لیے پھر سے گوشت لے کر آنا۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور کہا تم روز اتنا گوشت منگواتی ہو، اس کا کیا کرتی ہو؟ میں نے تھوڑا غصے میں کہا تھا، اس لیے وہ سہم گئی اور کہنے لگی کہ رات کو گوشت بلی کھا گئی تھی اور اس وجہ سے آج دوبارہ گوشت منگوا رہی ہوں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پھر کام پر چلا گیا۔ اگلے روز میں نے دوبارہ اپنی بیوی کے لیے گوشت لے کر آیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے تھمایا اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اگلے دن میری بیوی نے پھر مجھے یہ کہا پلیز آج رات کو بھی گوشت لے آئے گا۔ میں نے پھر سے پوچھا جو گوشت کل لایا تھا وہ آپ ہی کے کہنے بلی کھائی گئی تھی۔ میں بہت حیران تھا، پچھلے کچھ دنوں سے بلی اتنا گوشت کیسے کھا کر جا سکتی ہے؟ جتنا گوشت میں لاتا تھا اتنا تو ایک انسان بھی ساری رات کھا نہیں سکتا تھا، پھر بلی نے کیسے کھا لیا؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کرنے لگی۔ میں جاننا چاہتا تھا یہ گوشت کہاں جاتا ہے۔ 2 سے 3 بار میں نے یہ بات اپنی بیوی سے پوچھی مگر اس نے ہمیشہ ہی یہ بات کہی بلی گوشت کھا گئی ہے۔ اس سب کو اب بہت عرصہ ہونے لگا۔ میں لگاتار روز اپنی بیوی کو گوشت لا کر دیتا تھا اور وہ گوشت غائب ہو جاتا تھا۔ میری امی اور بہنیں بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتی تھی۔ میری آپی مجھ سے پوچھتی تم روز گوشت لاتے ہو، تمہاری بیوی اس کا کیا کرتی ہیں؟ میں اس افسردگی میں کہتا
اب مجھے نہیں پتا، بس وہ روز یہی کہتی ہے کہ بلی کھا جاتی ہے گوشت۔ میری اس بات کو میری آپی نے سر پر سوار کر لیا تھا اور ٹھان لیا تھا وہ اس بلی کا وہ راز فاش کر کے ہی رہے گی۔ میری آپی نے میری بیوی پر کڑی نظر رکھ لی تھی، کیونکہ میری آپی کو میری بیوی پر عجیب طرح کا شک ہو گیا تھا۔ اب میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ مختلف ہونے لگا تھا۔ میں اب اسے ڈانٹتا نہیں تھا، اس کا خیال رکھتا تھا اور خود ہی اپنی خوشی سے روز رات کو گوشت لا کر دیتا تھا۔ میری ماں اور بہنیں اب اگر میری بیوی کے خلاف کچھ بھی کہتی مجھے فرق نہ پڑتا، میں ان کی کسی بھی بات پر یقین نہ کرتا۔ میری بہنیں بھی اس بات پر حیران تھی کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے اور یہ اچانک غلام کیسے بن گیا۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے نعت ہونے لگی تھی، اس کے ساتھ رہنا، وقت گزارنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ ایسے ہی ایک اور مہینہ بیت گیا۔ میری بیوی کے بارے میں میرا نظریہ اب بدلنے لگا تھا۔ وہ جب بھی صبح جاگتی مجھے 18 سال کی لڑکی جیسی جوان لگتی۔ مجھے اب اپنی بیوی بہت خوبصورت لگتی تھی، جیسے وہ انسان کی پری ہو۔ میں بہت حیران ہوتا، اس حسین لڑکی کو میں مارا کرتا تھا۔ میں اپنی بیوی سے اپنے فعال کی معافی بھی مانگا کرتا تھا۔ اب ہر وقت میری بیوی کے پاس رہنے کو میرا دل کرتا تھا۔ میں نہ صرف ہر وقت اس کے ساتھ رہنا بلکہ اب اس کی خدمت بھی کرتا تھا، اس کے لیے کھانا پکاتا اور اس کے سارے کام کرتا، اسے کوئی کام نہ کرنے دیتا۔ میری بہنیں اور ماں اس سب سے بہت غصے میں آتی اور مجھے کھری کھری سناتی، مگر میں ان سے لڑ پڑتا اور کہتا اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ میری ماں مجھے میرے بچپن کا واسطہ دیتی اور کہتی اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا باپ تم چاروں بہن بھائیوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب میں نے تم سب کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے کھلایا پلایا اور جوان کیا، اور آج تم اپنی ماں کے مقابلے کھڑے ہو گئے ہو۔ میں کہتا کہ امی کچھ بھی کہو مگر میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ دو۔ اب میں نے اور میری بیوی نے بہت سہ لیا ہے، اسے سکون سے زندگی گزارنے دیں۔ ایک دن میری آپی اس گوشت کا راز چل گیا تھا اور میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ڈانٹتے ہوئے میری بیوی پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ میں جب وہاں پہنچا میری آپی نے مجھے بھی وہ راز بتا کر قائل کرنے کی کوشش کی۔ میرا پارا ہائی ہو گیا اور میں نے غصے میں اپنی بہن کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ آپی چیختی رہی اور چلاتی رہی مگر میں نے آپی کی ایک بھی نہ سنی۔ میری چھوٹی بہنیں اور ماں بھی مجھے روکتی رہیں مگر میں نے کہا کہ تم میں سے کسی کو جانا ہے تو چلے جاؤ۔ میری ماں پہلے ہی بیمار تھی، اس سب کو دیکھ کر بستر کو لگ گئی۔ میری چھوٹی بہنیں چپ کر کے اب سارا دن ٹھہری رہیں، کسی سے کوئی بات نہ کرتی تھی۔ ماں سوتی ہو رہی چارپائی پر پڑی رہتی اور میں اپنی بیوی کی خدمت میں مصروف رہتا، سارا دن اس کا خیال رکھتا اور رات کو اس کے لیے گوشت لے کر آتا۔ میں تھوڑا حیران ہوتا تھا کہ روز رات کو بلی گوشت کیسے کھا لیتی ہے، مگر پھر نہ جانے یہ بات خود میرے ذہن سے نکل جاتی، مجھے یاد نہ رہتی۔ اب مجھے دن ہو یا رات اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، مجھے صرف اپنی بیوی سے فرق پڑتا تھا۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کے سوا مجھے اس دنیا میں کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ نماز و روزوں سے بھی میرا اب کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ شاید 1 سال ہو گیا تھا مجھے نماز پڑھے ہوئے۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرا ایک دوست علم دین تھا، دن مجھ سے ملنے میری دکان پر آیا۔ بات چیت کے دوران نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نماز نہیں پڑھنے جانا چاہتا تھا
मगर मेरा दोस्त मुझे ज़बरदस्ती नमाज के लिए ले गया था। आज काफ़ी अरसे बाद नमाज पढ़कर मुझे बहुत सुकून मिला था। मैंने महसूस किया था कि मेरी अपनी बीवी से मिलने का जज्बा मेरे दिल में कदर कम हो गया है। इस रात मैंने दुकान पर देर तक काम किया था और शाम होते ही घर आ जाता। आज भी जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी हमेशा की तरह मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने गोश्त का थैला इसे पकड़ाया और आराम करने अपने कमरे में चला गया। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बल्कि इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी माँ और बहनों के साथ मैंने कैसा सलूक किया। यही सब सोचते हुए मैं आंखें बंद किए लेटा रहा। फिर एक अजीब वाक़या हुआ था। मेरी बीवी आधी रात के वक्त बिस्तर से उठ मुझे और देखा। जब इसे यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूँ, वो बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं भी हैरान था कि मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं भी बिस्तर से उठा और इसके पीछे चलने लगा। वो कमरे में थी और फिर बावर्ची खाने में चली गई। मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ इसके पीछे चला जा रहा था। वो बावर्ची खाने में गई, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। खिड़की हवा चुप चुप कर अंदर देखने लगा। जब मैंने अंदर का मंजर देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अंदर मेरी बीवी ने इल्लू का एक हिसार बना रखा और इस हिसार के दरमियान बैठकर अजीब और गरीब हरकत करती रही थी और साथ ही साथ कच्चा गोश्त जला रही थी। वो इतनी तेज रफ्तार से मुझे हुए नीचे गोश्त पर कुछ पड़ रही थी। एक आम इंसान इसका तस्वर भी नहीं कर सकता था। मुझे ये सब देखकर कराहत महसूस हो रही थी। मुझे खौफ भी आ रहा था। मैं जल्दी से वहाँ से चला गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा तो उठकर फजर की नमाज़ पढ़ी और मुझे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी और या अल्लाह मुझे मेरी मदद फरमा। नमाज के बाद मैंने अपने दोस्त आलमदीन के पास गया और इसे जाकर सारा मसला बयान किया। मेरे दोस्त ने मेरी सारी बात सुनी और फिर जो बात इसने मुझे बताई तो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलती गई। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मेरी बीवी काला जादू करती है और किसी और ने नहीं मुझ पर करती है। ये सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हें यकीन है? उसने कहा मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारी बीवी तुम पर जादू करती है और तुम्हें अपने हिसार में करती है। इस काले जादू की वजह से तुम हमेशा अपनी बीवी के बारे में सोचते रहते हो और अपनी माँ बहन के साथ बुरा सलूक करते हो। सब सुनकर मुझे एहसास होने लगा। 1 साल से जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सब मेरी बीवी के इस काले जादू की वजह से हो रहा था। मैंने सारी बात अपने दोस्त को बताई तो इसने मुझे एक पानी की बोतल दी और कहा कि ये पाक कलाम वाला दम किया हुआ पानी है, इसे पियो। इसके पीने से तुम पर किसी भी जादू का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा इसने मुझे ताकीद की कि 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करो, तुम अपनी बीवी के सार से महफूज रहोगे। मैं काफ़ी हैरान था। पानी की बोतल लेकर अपने घर गया। मैंने अब सारी नमाज़ें भी शुरू कर दी थी और कुरान पाक की तिलावत भी अक्सर करता था। मेरी बीवी का मुझ पर काम होने लगा। मैं अब रोज़ रात को इसका पीछा करता और किचन में जाकर देखता वो क्या करती हैं। इसने अपने अमल की मिक़दार भी बढ़ा दी थी, मगर मेरा रब मुझे भी इससे बचाए हुए था। एक दिन मैं अपनी माँ के कमरे में गया जो सीधी पड़ी हुई थी और माँ से बात करने की कोशिश की। मेरी छोटी बहनों ने मुझे माँ से बात करने से रोक दिया। मैं मिन्नत समाजत करता। मेरी माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा बात करो। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा अम्मी मुझे माफ़ कर दो दें। मेरी माँ ने कहा बेटा काश मैं तुम्हारी माँ ना होती तो तुम्हें कभी माफ़ ना करती, लेकिन मैं तो तुमसे नाराज़ ही नहीं हूँ। मैं अम्मी के गले लग गया और कहा अम्मी आप ही को भी घर वापस लाना चाहता हूँ।
और वो कहाँ हैं। मैंने कहा कि तुम्हारी आप ही को भी वापस ले आएंगे। फिर मैंने अम्मी से कहा कि आपने मेरी शादी इतनी बड़ी उम्र की लड़की से क्यों की। अम्मी कहने लगी, बेटा तुम्हारे बाप का एक दोस्त था जिसने मरने से पहले तुम्हारे बाप से वादा किया था कि इसकी इकलौती बेटी की शादी अपने बेटे से करेगा, और यही वजह थी कि मुझे तुम्हारे बाप के मरने के बाद इसके वादे को पूरा करना पड़ा और इस लड़की से तुम्हारी शादी करनी पड़ी। मैं अपनी अम्मी के गले लग गया और कहने लगा, मैंने यूं ही फजूल में आपको गलत समझा था। अम्मी ने मुझे थपकी दी और मेरे आंसू पूछे और कहा, कल हम तुम्हारी बहन को लेने जाएंगे। इस रात फिर से मेरी बीवी रात को पर्ची खाने गई और मामूल के मुताबिक इसके पीछे गया। मैं इसे चुप कर देख रहा था मगर इसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और फिर मेरे कदमों में आकर गिर गई और ज़ोर कतार रोने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो पीने जा रही थी, मैंने इस सब से डर रहा था। मैंने जल्दी से पाक पानी इस पर फेंका, वो बेहोश होकर गिर गई। तो मेरी बीवी को होश आई तो वो रोने लगी और फिर मैंने इससे पूछा इसने ये सब क्यों किया। तो वो कहने लगी, मैंने हमेशा ज़िंदगी अकेली गुजारी थी। मेरा बाप मुझे छोटे होते ही छोड़ गया, माँ मर गई और शौहर को भी मैं पसंद न आई। मेरी नंद और सास मुझ पर जुल्म करती थी और इनका करना भी बता था। होश बर्दाश्त मैं बड़ी इसकी बीवी में सास नंद और शौहर के जुल्म तम से सताई थी और बहुत परेशान रहती थी। मेरी एक सहेली ने मुझे एक आमिल बाबा के पास जाने का मशवरा दिया। मैं आमिल बाबा के पास गई तो इसने मुझे ये अमल बताया। कहा कि अमल से मैं अपने शौहर को अपने काबू में कर सकूंगी और फिर यही अमल शुरू कर दिया। मेरा शौहर मेरा होने लगा था और काफ़ी देर ये सब चलता रहा। फिर मेरे हाथ से सब निकलने लगा। मेरी बीवी रोने लगी और सबसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने अपनी बीवी के आंसू पूछे और कहा कि इसमें तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी गलती है। मैंने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया। मेरी अम्मी और बहनों ने भी मेरी बीवी को माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद मैं अपनी आपी से माफ़ी मांग कर इसे भी घर ले आया। अब मैं अपनी बीवी से नफरत नहीं करता बल्कि इसे दिल से कबूल कर चुका था। काश मैं ये सब पहले समझ जाता और मेरी बीवी को ये कदम ना उठाना पड़ता। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।